नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी के डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर और यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं श्री पांडे। कैसे हैं आप सभी? अभी हाल ही में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं महाअभ्यास सीरीज के अंतर्गत हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और उसी तारतम्य में आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। आने वाले समय में जो भी एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं, उन सारे एग्जामिनेशन में हिंदी का जो है ये पोर्शन जो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि हाल ही में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों को, पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपके लिए यहाँ पर प्रश्न डिजाइन किया गया है। आपसे मैं बार बार कह रहा हूं कि आप मेरे जितने भी वीडियोस आ रही हैं, जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाला है ये सेशन हमारा। और बड़े धैर्य के साथ देखिए, जहां पर आवश्यकता लगेगी मैं समझा भी रहा हूं, आपको समझाते हुए चीजों को कर रहा हूं, तो टॉपिक वाइज टॉपिक आपको चीजें समझ में भी आती चली जाएंगी। ठीक है, जहां पर फैक्चुअल कुछ चीजें आएंगी उसको आपको हमारी किताब से पढ़ना होगा, लेकिन जहां पर कुछ समझाने वाली बातें आ रही हैं उनको भी मैं यहाँ पर समझाते हुए ही चल रहा हूँ। तो बिल्कुल आपके लिए वीडियो पूरी तरह से लाभप्रद होने वाली है। देखिए, जो भी मेहनत मैं कर रहा हूँ आप सभी के लिए, आप सभी हमारे साथ बिल्कुल जुड़िए, और अधिक से अधिक ये वीडियो जो है हमारे अपने मित्रों तक आपको क्या करना है, इसको शेयर करना है। क्योंकि देखिए, आप सभी जब वीडियो को शेयर करते हैं तो उससे हमको और उत्साहवर्धन मिलता है और हम और अच्छे से काम करते हैं आपके लिए, है कि नहीं? चलिए, अभी तक इसके पहले मैं आपको 5 वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, मतलब 4 वीडियो मेरी आ चुकी है, 5वीं वीडियो आपके लिए जाने वाली है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक आपको मिल जाएंगे। जो भी हमारा यहाँ पर ये जो चल रहा है क्लास, उसका जो पीडीएफ है, उसकी जो मेन फाइल है, ये जो क्वेश्चन वाली जो फाइल है, ये आपको हमारे एप्लीकेशन के अंदर फोल्डर है। ठीक है, पीएससी की जो फोल्डर रहेगी, टेस्ट की फोल्डर रहेगी, उसके अंदर में ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, यूट्यूब वीडियोस करके, यूट्यूब पीडीएफ करके एक फोल्डर बनेगी आपके पास, और उस यूट्यूब फोल्डर में आपको ये हमारा पूरा फोल्डर में वीडियो जो रहेगा वो आपका वीडियो का जो हमारा पीडीएफ रहेगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो वो निःशुल्क रहेगा, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं रहेंगी। तो यहाँ से क्या है कि आप प्रश्नों को सॉल्व करें और वहाँ पर जाकर वो पीडीएफ आप अपना बढ़िया डाउनलोड करके आप अपने पास रख लें। अब बात आती है कि इन जो 4 वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, वो सारे वीडियोस आपको देखने होंगे। आप प्रारंभ से लेकर अंत तक मेरे पूरा सेशन देखेंगे तो पाएंगे कि हिंदी के जिस भी प्रकार के प्रश्न आते हैं और आने वाले एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रॉपर करवा रहा हूँ। ठीक है कि नहीं? चलिए, अब हम क्लास प्रारंभ करते हैं और एक एक क्वेश्चन को लेकर मैं चलता हूं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है कि वह जा रहा है, वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा भेद है? तो एक पैटर्न ये बनता है क्वेश्चन का कि जब आपको एक वाक्य दे दिया जाता है और वाक्य के आधार पर आपको निर्धारित करना होता है कि ये कौन सा काल है। तो अभी मैं आपको एक एक काल के विषय में जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं वर्तमान काल का प्रश्न आया तो वर्तमान काल के विषय में जानकारी देता हूं, और इसके आगे जाकर मैं आपको भूतकाल और भविष्य काल के विषय में भी जानकारी दूंगा। ठीक है, तो वह जा रहा है वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा भेद है? तात्कालिक वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, ए और बी दोनों। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम लोग पहले इसको, मैं वर्तमान काल के विषय में आपको जानकारी देता हूँ। तो देखते हैं कि वर्तमान काल पे सबसे पहले बाल काल क्या होता है। तो क्रिया का वह रूपांतरण, क्या कहा मैंने? क्रिया का वह रूपांतरण जो कि आपको यह बताता है कि जो भी कार्य हो रहा है, जो भी व्यापार किया जा रहा है, उसका समय क्या है। तो क्रिया का वह रूपांतरण जो किसी भी कार्य या व्यापार के पूर्ण होने के समय का, उसके अपूर्ण होने के, पूर्ण होने के या होने के समय का बोध कराता है, उसे ही हम काल कहते हैं। और मुख्य रूप से काल के 3 भेद हमें देखने को मिलते हैं, है ना? कौन कौन सा काल है भाई? भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वर्तमान काल की, और वर्तमान काल को हमने कितने भेद में और बांटा हुआ है? 5 भेद में हमने बांटा हुआ है। सबसे पहला कहलाता है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल किसी भी कार्य के वर्तमान समय में होने का क्या हो, बोध हो, या फिर किसी भी व्यक्ति की दैनिक दिनचर्या की कोई आदतें हों, उसकी दैनिक दिनचर्या के कार्य हों, जैसे कि राम विद्यालय जाता है, मैं चाय पीता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। इस प्रकार के जो दैनिक दिनचर्या वाले, आदत वाले जो चीज होते हैं, उसको हम लोग किसके अंदर में रखते हैं? वर्तमान काल में। अब जैसे कि यहाँ पर देखते हैं कि वह मंदिर, अब इसके बाद मैं कहता हूं कि वह मंदिर जाता है, तो वह मंदिर जाता है हमारा किसके अंदर में आ जाएगा? सामान्य वर्तमान काल में। तो इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं। ये आपको मिल जाए अंत में, जाता है, जाती है, जाते हैं, खाता है, खाती है, खाते हैं।
तो वो हमारा किस में चला जाएगा भाई, सामान्य वर्तमान काल में। अब बात आती है तात्कालिक वर्तमान काल। तो देखिए ये वह मंदिर इसमें भी लिखा हुआ है। तो तात्कालिक वर्तमान काल का मतलब होता है कि वह वर्तमान काल का वह रूप जिसमें क्रिया अभी तत्काल में कहीं कहीं पर चल रही होगी, तो उसको बोलते हैं तात्कालिक वर्तमान काल। तो वह मंदिर जा रहा है, मतलब कि अभी कंटिन्यूअसली वो टाइमली अभी मंदिर जा रहा होगा तुरंत के तुरंत, तो वह मंदिर जा रहा है, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, तात्कालिक वर्तमान काल। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न यही था कि वह जा रहा है, इसमें वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा भेद होगा, तो अभी तुरंत तुरंत जा रहा है तो कौन सा भेद होगा जिसमें तात्कालिक वर्तमान काल हमारा होगा। अगला देखते हैं कि पूर्ण वर्तमान काल। तो पूर्ण वर्तमान काल तब होगा जब कोई क्रिया चलती रहेगी, चलने के बाद एक समय में वो जाकर फिर पूर्ण हो जाएगी, तब जाकर के वो पूर्ण वर्तमान काल हो गया। तो वह मंदिर गया और उसके बाद मैं लिखता हूं है, तो वह मंदिर गया है, मतलब कि अब मेरे पास वर्तमान काल में हमारी क्रिया क्या हो गई, पूर्ण हो गई। तो यहां से यहां तक हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वह मंदिर गया, वह मंदिर गया। अगर मैं वह मंदिर गया को कहता हूं तो ये कहलाता है मेरा भूतकाल। वह मंदिर गया जो लिखा हुआ है वो भूतकाल है, उसके बाद मैं जोड़ देता हूँ है, तो उसमें आ गया मेरा क्या, वर्तमान काल। तो जब कभी भी भूतकाल और वर्तमान काल दोनों इस प्रकार से आपको साथ में दिखाई दे, तब उसे समझना क्या कहेंगे हम लोग, पूर्ण वर्तमान काल। क्योंकि कभी भी वर्तमान काल पूर्ण नहीं हो सकता है, वो रुक नहीं सकता एक जगह पे। अगर वो पूर्ण होगा तो जस्ट पीछे अपना एक भूतकाल छोड़ेगा। तो वह मंदिर गया है, ये हमारा किस में आ जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल में। साथ ही साथ ये हमारा आसन्न भूतकाल भी कहलाएगा। आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल क्या होता है कि जब कोई भी क्रिया निकट भूत में पूर्ण हुई हो तो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। और भाई सीधी सी बात है, क्रिया पूर्ण होगी तो पीछे एक भूतकाल छोड़ेगी ही छोड़ेगी। तो आसन्न भूतकाल का और आपके पूर्ण भूतकाल का दोनों का जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है, सेम होता है, समान होता है। संदिग्ध भूतकाल, तो सॉरी संदिग्ध वर्तमान काल। अब देखते हैं पूर्ण वर्तमान काल हो गया, अब आगे हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। देखो तात्कालिक वर्तमान काल में जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, ये पहचान होगी। पूर्ण वर्तमान काल में आया है, आई है, आए हैं, गया है, गई है, गए हैं, या है, ई है, ये है, ये हमको देखने को मिलेगा। संदिग्ध वर्तमान काल में तो वर्तमान में ही किसी कार्य के होने पर हमको क्या हो, संदेह हो। वह मंदिर जाता होगा, वह मंदिर जाता होगा, वह खाना खाता होगा, वह पिक्चर देखता होगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, जब ये मिलेगा तो वो होगा हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, संभाव्य वर्तमान काल, वर्तमान में ही किसी कार्य को होने की तत्काल में ही संभावना व्यक्त की जाए तो उसे कहते हैं संभाव्य वर्तमान काल। वह मंदिर जाता हो, मैं कह रहा हूं कि देखो वह मंदिर जाता हो, मतलब कि अभी के अभी वो मंदिर जाता होगा, ऐसी मैं संभावना व्यक्त करूंगा, तो यहां पर हमारा क्या होगा, संभाव्य। तो ये 5 है किसके, वर्तमान काल के भेद। ठीक है, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि मैं पढ़ाते पढ़ाते साथ में चलूंगा, चीजों को शॉर्ट में समझाते समझाते, जब मैं क्लास में करता हूं तो इसको और डिटेल में पढ़ाता हूं, लेकिन यहाँ पर से आप कम से कम पेपर में कभी आएगा तो पहचान तो समझ जाएंगे कि जाता है तो सामान्य वर्तमान काल, जा रहा है तात्कालिक वर्तमान काल, तुरंत में चल रहा है पूर्ण वर्तमान काल। तो पूर्ण वर्तमान काल, जब वर्तमान काल पूर्ण होगा एक भूतकाल को पीछे छोड़ेगा, वह मंदिर गया है। संदिग्ध वर्तमान काल, तत्काल में ही कार्य होने का संदेह होगा, वह मंदिर जाता होगा। और संभाव्य वर्तमान काल, वह मंदिर जाता हो। तो ता होगा, ती होगी, ते होंगे जब आपको मिल रहा है तो वो किस में जा रहा है, हमारा संदिग्ध में। और ता हो, ती हो, ते हो आ रहा है तो समझ जाना किसमें, संभाव्य वर्तमान काल में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित कीजिए सूची 1 से सूची 2 को। श्रृंगार, निर्वहन, क्वाथ, महापात्र, और यहाँ पर दिया हुआ है निभाना, सिंगार, काढ़ा, महावत। मतलब कि यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कि तत्सम और तद्भव से पूछा गया है। तत्सम वे संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में योगे त्यों ले लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अब तत्सम का तद्भव में जब रूपांतरण होता है तो लगभग वैसे ही वैसे शब्द होते हैं, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं दिखता है। तो श्रृंगार का हो गया सिंगार, तो यहाँ पर आ गया पहला का बी। निर्वहन का देखिए निभाना यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरे का आ गया हमारा ए। क्वाथ, क्वाथ का आ जाएगा हमारा काढ़ा, यहाँ पर आ गया देखिए सी।
महापात्र आ गया हमारा, महावत आ गया हमारा डी। ठीक है, तो आ गया क्या, बी ए सी डी। देखिए किसमें है, बी ए सी डी, बी ए सी डी, है ना। तो बी ए सी डी हमारा हो गया, ये हो गया हमारा पहला आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, चयन करना है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, देखते हैं। तो डाल पे चिड़िया बैठी है, वह विलाप करके रोने लगी, गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, वहां चेचक वहां चेचक के खतरे का डर है। अब देखिए यहां पर कैसी अशुद्धि हमको देखने को मिलती है। मैंने क्लास में आपको बताया है कि कभी भी वाक्य शुद्धि आए तो जो मैंने आपको 5-6 पैमाने बताए, 10 पैमाने बताए हैं कि एक एक चीजों पर विचार करना होता है। अभी देखो यहां पर कैसे, डाल में चिड़िया बैठी है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि में शब्द का प्रयोग हम करते हैं में और पर का, ये दोनों अधिकरण की विभक्ति होती हैं और ये क्रिया के होने के स्थान को बताते हैं। और जब भी कोई चीज, कोई कर्म या कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज के ऊपर बैठा हो तो वहां पर में नहीं पर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर चिड़िया डाल पर बैठी है, ना कि डाल में बैठी है, तो कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो पहला वाक्य अशुद्ध हो गया, क्योंकि चिड़िया डाल पर बैठेगी ना कि डाल में बैठेगी। क्लियर है कि नहीं। दूसरा, वह विलाप करके रोने लगी। भैया या तो वो विलाप करने लगी या तो वो रोने लगी, क्योंकि दोनों का अर्थ ही क्या हो जाता है, सेम निकल जाता है। तो एक ही शब्द की पुनरावृत्ति, एक ही अर्थ की पुनरावृत्ति हो रही है। तो वह विलाप करके रोने लगी, वह विलाप करने लगी कर सकते हैं, या फिर वह रोने लगी, अशुद्ध है। देखिए ये वाला ऑप्शन देखिए, वहां चेचक के खतरे का डर है। तो या तो आप कर लो कि वहां चेचक का खतरा है, या फिर आप कर लो कि वहां चेचक का डर है। तो ये भी असत्य हो गया। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, यही हमारा कथन सत्य होगा। क्लियर है कि नहीं। चलिए अब यहाँ पर कुछ मुहावरे से प्रश्न आए हुए, देखो तो मुहावरे से अब थियोरेटिकली भी प्रश्न आने लग गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न अगर आपको देखने को मिलते हैं तो अगर इसकी थ्योरी मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि यहाँ से प्रश्न आए तो आपसे कभी गलत मत हो। पहला, मुहावरा एक वाक्यांश होता है ना कि पूर्ण वाक्य। बिल्कुल, मुहावरा जो होता है ये एक वाक्य का छोटा सा अंश होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आंखों का तारा होना, ये पूरा वाक्य नहीं, एक वाक्य का छोटा सा अंश हो सकता है। दांत देना, नाक कटाना, हाथ पैर मारना, तो ये जो मुहावरे हैं ये किसी वाक्य के छोटे से अंश हो सकते हैं, ना कि ये पूर्ण वाक्य है। मुहावरा अपना वाचिक अर्थ को छोड़कर लाक्षणिक अर्थ का बोध कराता है। तो वो अपने वाचिक मतलब कि वास्तविक जो शाब्दिक अर्थ है उसको छोड़कर कुछ दूसरे लक्षण के आधार पर अर्थ का बोध कराता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आंख का तारा होना, तो आंख का तारा होना इसका मतलब ये नहीं है कि आंखों में तारा लगा हुआ है। दाद देना, नाक कटना, मतलब कि ये नहीं है कि किसी ने चाकू पकड़ के किसी की नाक काट दी, हाथ में नाक लेके वो घूम रहा है। हाथ पैर मारना मतलब कि कहीं पर भी किसी पे जाके हाथ पैर को इस तरीके से मारे पड़े, ये अर्थ नहीं देगा। ये अपने वाचिक अर्थ को छोड़कर एक लाक्षणिक अर्थ देगा। आंख का तारा होना का अर्थ होता है अत्यंत प्रिय होना। दाद देना मतलब प्रशंसा करना, उसकी कार्य के लिए दाद दिया जाता है। नाक कटना मतलब क्या होता है, इज्जत खो देना। और हाथ पैर मारना का अर्थ निकलता है बहुत अधिक प्रयास करना, कि यार वो बहुत हाथ पैर मार रहा है काम करने के लिए, है ना। अब देखिए मुहावरा, तो जो दोनों कथन है हमारे, जो पहला कथन है ये भी सत्य है, और जो पहला कथन है भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है। तीसरा देखो, मुहावरा शब्द का मूल शब्द मुहाविरा है जो कि अरबी भाषा से लिया गया है, ये भी एकदम सत्य है। मुहावरे के अंत में बहुधा ना का प्रयोग होता है, मतलब कि मुहावरे शब्द के अंत में मुहावरा जब खत्म होता है तो ना आता है। जैसे कि आंख का तारा होना, यहाँ पर ना आ गया हमारे पास। ये देखिए आंख का तारा होना, दाद देना, नाक कटना, पैर मारना, हाथ पैर मारना, तो ना अंत में आ रहा है, तो यहीं पर बहुधा ना का प्रयोग होता है। तो भाई चारों जो हमारे कथन है ये हमारा क्या है भाई, सत्य है। आंसर होगा डी, हमारा कथन ए बी और सी डी चारों के चारों हमारे क्या है, सत्य है। ध्यान देना कि मुहावरों का प्रयोग जब वाक्य में होता है तो मुहावरे वाक्य के अनुसार अपना रूप परिवर्तित भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है नाक कटाना, इज्जत खोना, हम किसी के भी लिए वाक्य में प्रयोग कर देते हैं और कह देते हैं अरे यार वो अपना नाक कटा के आ गया है, तो नाक कटा के आ गया ऐसा कर दिया उसने, है ना। अब मैं बोल रहा हूँ
कि दाद देना, अरे ये तो दाद देने वाली बात हो गई। तो देखो दाद देना का दाद देने वाली बात हो गई करके मैंने अपना रूप परिवर्तित कर लिया। तो मुहावरे जो होते हैं वो वाक्य के अनुसार, वाक्य में जिस प्रकार से उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है उस अनुसार मुहावरे अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। पर वहीं पे लोकोक्ति की जब बात आती है, लोकोक्ति ऐसा नहीं करते हैं। जहां पर मुहावरे एक वाक्यांश है, वहीं पर जो लोकोक्ति है वो क्या हो जाता है, लोकोक्ति वाक्यांश ना हो के एक पूर्ण वाक्य में माना जाता है। और जहां मुहावरों का वाक्यों के बीच प्रयोग किया जाता है, वहीं लोकोक्ति का जो प्रयोग होता है पूरे वाक्य को कहने के बाद अंत में किया जाता है। ठीक है कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिरोमणि में विसर्ग संधि है, गुरुवोदार्य में वृद्धि संधि है, कार्योत्तर में यण संधि है, प्राक्योट्योत्सव में गुण संधि है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको 2-3 बातें बताई हुई हैं, पहले भी इसको पॉइंट में नोट करना कि शब्द को देखते ही संधि की पहचान कैसे करनी है। तो देखिए यहाँ पर ओ की मात्रा दिखाई दे रही है, और जब भी ओ की मात्रा दिखाई दे तो मैंने आपको कहा है कि यहाँ पर या तो गुण संधि हो सकती है या फिर विसर्ग संधि हो सकती है, क्योंकि दोनों में मात्राओं का निर्माण, ओ की मात्रा का निर्माण होने के नियम है। तो यही है कि मैंने जो क्लास में आपको पढ़ाया, देखो एक बार में हमारा यहाँ पर आ गया आंसर, आ सकता है मतलब गुण संधि, उसको चेक करेंगे हम लोग। गुरुवोदन में ओ की मात्रा दिखाई दे रही है, तो गुरुवोदन में हो सकता है कि गुण स्वर संधि हो। और दूसरा मैंने ये कहा है कि कभी भी आपको या और व दिखाई दे और उसमें कोई भी चीज हलंत के साथ जुड़ी हो उसके साथ में, तो वहां पर यण स्वर संधि हो सकती है। तो यहाँ पर गुरुवोदन में आप देख रहे हैं कि जो आधा रा और व है, जिसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, आधा रा और व को ऐसे रेफ के साथ में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आधा रा व और ओ। अगर मैं इसको गुरुवोदन में से आधा रा व और ओ, इनसे मिलकर बनेगा क्या हमारा, ये शब्द। तो हो सकता है कि यहाँ पर क्या संधि हो हमारी, यण स्वर संधि हो। कार्योत्तर, कार्योत्तर फिर ओ की मात्रा दिखाई दे रही है, तो पहले वाले में गुण और यण की संभावना है, इसमें भी हमारी गुण स्वर संधि और यण स्वर संधि की संभावना है, ओ की मात्रा। और प्राकट्योत्सव, इसमें भी आपकी यही गुण और यण संधि होने की संभावनाएं हैं। तो इन संभावना को क्लियर कैसे किया जाए, तो ऐसे यहाँ पर मैंने पहले से लिख कर आपके लिए रखा है समझाने के लिए। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर शिरोमणि में गुण स्वर संधि नहीं होगी, क्योंकि अगर गुण स्वर संधि होगी तो कैसा 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 इसका विच्छेद होगा, तो सिर धन उमड़ी, तो अ और उ मिल के बनेंगे ओ और बनेगा सिरोमणि। तो ये जो है हमारा गलत हो जाएगा, तो गुण स्वर संधि होगी नहीं। तो सिरा धन मणि बराबर शिरोमणि, नियम क्या कहेगा, तो नियम ये कहेगा कि यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ और अ के साथ विसर्ग हो और उसके बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ग का कोई भी आपका तृतीयाक्षर, चतुर्थाक्षर, पंचमाक्षर आ जाए, कोई स्वर आ जाए, कोई व्यंजन आ जाए, क्षमा चाहूंगा, कोई स्वर आ जाए, अंतस्थ आ जाए, उष्मा आ जाए, तो इस अ का परिवर्तन किस में हो जाता है, ओ में हो जाता है। अ के साथ लगे इस विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाता है, ओ में। विसर्ग का ही परिवर्तन किस में होगा, ओ में। जैसे कि एग्जाम्पल लिखता हूं, और भी एग्जाम्पल, मनह धन हर, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, मनोहर। देखिए न में आ के बाद विसर्ग आया, फिर यहाँ पर हमारा उसमें व्यंजन आ गया, तो इस विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाएगा, मना धन हर मनोहर। अगला कार्यधन उत्तर कार्योत्तर, तो कार्य का अ और उत्तर का उ दोनों मिले बन गया ओ, तो ये बन गया कार्योत्तर, तो गुण स्वर संधि। प्राकट्य धन उत्सव, प्राकट्य का अ और उत्सव का उ दोनों मिले बन गया प्राकट्योत्सव, तो ये भी हो गई क्या हमारी गुण स्वर संधि। ठीक है, गुरु धन ओदन, तो गुरु का उ और ओदन का ओ दोनों मिलके बन गए वो, और यहाँ पर बन गया गुरुवोदन। देखिए गुरु में ये ग और उ मिलके ये क्या हो गया हमारा गु, रा व ओ, इसका हो गया हमारा गुरवो। ठीक है, और ये द और ये न, तो यहाँ पर बन गया हमारा गुरवोदन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आधा र और वह हमें एक साथ दिखाई दे रहा है, मतलब कि यहाँ पर यण स्वर संधि हमारी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है कि पहला शिरोमणि में विसर्ग संधि है, ठीक है, ये सत्य है हमारा।
शिरोमणि में विसर्ग संधि है भाई, ये कथन हमारा सत्य जा रहा है। गुरुबोधन में वृद्धि स्वर संधि है, गुरु धन ओदन, ये कथन गलत हो गया। कार्योत्तर में यण स्वर संधि है, ये भी गलत हो गया क्योंकि इसमें गुण संधि है। और प्राकट्योत्सव में गुण स्वर संधि है, ये कथन हमारा सत्य हो गया। मतलब 1 और 4 सत्य है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है जी? 1 और 4 सत्य नहीं है, 2 और 3 सत्य नहीं है, 1 व 3 सत्य नहीं है, 3 और 4 सत्य नहीं, तो आंसर हो जाएगा 2 और 3 जो है असत्य हैं। मतलब 2 और 3 जो है वो सत्य नहीं है, आंसर हो जाएगा बी हमारा। हेरंब किसका पर्याय है? तो ध्यान देंगे, हेरंब कहा जाता है किसको भाई? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है अंबुज, रंभा, लंबोदर और अंबा। तो हेरंब कहा जाता है गणपति को, गणेश जी को, ठीक है, गजानन को, गणनायक को, और वही शब्द क्या है हमारा? हेरंब। तो याद रखना ये महत्वपूर्ण हो सकता है एग्जामिनेशन के लिए, गणेश जी को कहा जाता है हेरंब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, विशेषण का रूपांतरण वाक्य के काल की पहचान बनाता है। क्रिया का रूपांतरण यह बताता है कि वाक्य में कौन सा काल है। अब देखिए यहाँ पर विशेषण का रूपांतरण वाक्य में काल की पहचान बताता है। तो देखिए विशेषण जब अपना रूप परिवर्तित करेगा तो वो काल की पहचान बिल्कुल भी नहीं बताएगा। वहीं पर जो क्रिया होती है जब ये परिवर्तित होती है तो ये काल का निर्धारण करते हुए हमें बताती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, राम विद्यालय जाता है, वर्तमान काल हो गया। राम विद्यालय गया, ये हमारा हो गया सामान्य भूतकाल, ये क्रिया ही है गया, जो हमको बता रहे हैं कि भूतकाल हो गया। तो क्रिया का रूपांतरण जो है वो हमें काल के बारे में बता रहा है। जो दूसरा ऑप्शन है कि क्रिया का रूपांतरण यह बताता है कि वाक्य में कौन सा काल है, ये कथन हमारा सही है। राम विद्यालय गया है, मतलब कि ये क्या हो गया? पूर्ण भूतकाल हो गया, आसन्न पूर्ण वर्तमान काल हो गया और आसन्न भूतकाल हो गया। राम विद्यालय जा रहा है, मतलब कि अभी तत्काल में जा रहा होगा, तात्कालिक वर्तमान काल हो गया। राम विद्यालय जा रहा था, तो ये पुरानी बात हो गई, तो ये अपूर्ण भूतकाल हो गया। राम विद्यालय जाएगा, भविष्य काल। तो मतलब कि यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि हमको जो क्रिया है यही तो बता रही है कि भाई हमारा कौन सा काल है। तो कथन नंबर 2 सही है। वहीं पर लिखा हुआ है विशेषण का रूपांतरण वाक्य में काल की पहचान बनाता है, बिल्कुल भी नहीं। विशेषण का रूपांतरण, जैसे कि राम अच्छा लड़का है, सीता अच्छी लड़की है, तो लड़का है तो ये अच्छा है और लड़की है तो ये अच्छी है। तो यहाँ पर जो रूपांतरण हुआ, इसने इसने विशेषण का लिंग निर्धारण किया है, संज्ञा का लिंग निर्धारण किया है। ये विशेषण हमें बता रहा है कि संज्ञा का लिंग क्या है, या फिर ये कह सकते हैं कि संज्ञा के लिंग के आधार पर विशेषण ने अपना रूप परिवर्तन किया है। इससे क्रिया का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। तो कथन ए असत्य है, कथन ए असत्य है, और कथन बी जो है हमारा वो क्या है? सत्य है। ऑप्शन देखिए, केवल कथन ए सत्य है, केवल कथन बी सत्य है। आंसर सॉरी, केवल कथन बी सत्य है। हाँ, आंसर आ जाएगा हमारा बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि क्रिया और किसके विशेषण के रूपांतरण के विषय में हमने चर्चा की। अगला प्रश्न, इनमें से कौन से शब्द विकारी प्रकृति के हैं? अच्छा, परंतु, तथापि, मानव, चंचल और। तो देखिए विकारी प्रकृति के शब्द जब भी आपको देखने को मिले तो आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आनी चाहिए? या तो वो पद क्या होगी? संज्ञा होगा, या तो वो पद सर्वनाम होगा, या तो वो पद विशेषण होगा, या फिर वो पद क्रिया होगी। अगर ये सारी चीजें हमको किसी वाक्य में देखने को मिलती हैं तो भैया उनकी प्रकृति विकारी होगी, क्योंकि ये ऐसे पद हैं जो लिंग वचन कारक काल विभक्ति के आधार पर अपने रूप को परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। और इसके अलावा जब बात आती है अविकारी प्रकृति के शब्द, तो उनके अंतर्गत आते हैं हमारे अव्यय पद। ठीक है, जो अपना रूप नहीं बदलते, अव्यय शब्द अपना रूप नहीं बदलते। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है अच्छा। तो देखो ये अच्छा क्या है? विशेषण है। और अगर ये विशेषण किसी पुल्लिंग शब्द के सामने प्रयोग होगा तो अच्छा होगा, और स्त्रीलिंग के सामने प्रयोग होगा तो अच्छी होगी। जैसे कि भी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि राम अच्छा लड़का है तो अच्छा है, लड़की है तो अच्छी है। अब देखिए यहाँ पर प्रयोग किया गया या परंतु, तो लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, इसलिए, और, या, वा, ये शब्द ऐसे हैं जो कभी भी अपना रूप परिवर्तित नहीं करते।
तो भाई ये जो है अच्छा जो ये विकारी प्रकृति का होगा, ये परंतु विकारी प्रकृति का नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए मानव, मानव एक संज्ञा है जी। ठीक है, और मानव से मैं मानव शब्द को परिवर्तित कर सकता हूं, इससे मानव से मानवीय मैं बना सकता हूं। ठीक है, तो भाई ये भी हमारा क्या हो गया भाई, विकारी प्रकृति का हो गया। तथापि विकारी प्रकृति का नहीं होगा, और विकारी प्रकृति का नहीं होगा। वहीं पर चंचल से मैं चंचलता बना सकता हूं, चंचल जो है, ठीक है, इसको मैं विशेषण के रूप में प्रयोग कर सकता हूं, चंचल लड़का। तो ये विशेषण हो गया। तो मतलब कि 1, 3 और 5 जो है हमारे, देखिए 1, 3 और 5 जो है हमारे विकारी प्रकृति के हैं। तो कभी भी विकारी और अविकारी से प्रश्न आ जाए तो दिमाग में फोकस करना है, आपको खोजना है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनमें से कोई पद तो यहाँ पर नहीं। जैसे यहाँ पर हमें विशेषण मिल गया, विशेषण मिल गया, हमको संज्ञा मिल गई, तो हम समझ गए कि ये तीनों के तीनों ही क्या होंगे, हमारे विकारी प्रकृति के होंगे, बाकी जो पद हैं हमारे अविकारी होंगे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है? मैंने खाना खाया है, गीता कल ही आई है, सीता खाना बनाती है, मोहन बाजार गया है। तो देखिए यहां पर एक पद आ गया, मैंने खाना खाया है। अगर मैं कहता हूं मैंने खाना खाया, तो ये पद आपको कैसा लगेगा? कब खाया ये नहीं पता, पर मैंने खाना खाया है, मतलब मैंने खा लिया, ये भूतकाल हो गया। तो सिर्फ मैंने खाना खाया यहां तक क्या था, भूतकाल। और उसके तुरंत बाद मैंने क्या कह दिया, है। तो भूतकाल जस्ट कंप्लीट हो गया, और मैंने कह दिया कि भाई मैंने अभी अभी खाना खाया है, तो समझ लो। तो यहाँ पर है आ गया, तो मतलब कि यहाँ पर इसने कार्य पूरा भी हो गया हमारा। तो जैसे ही कार्य पूरा हुआ और मैं तत्क्षण पीछे को झांक के जब देखता हूं तो मुझे एक भूतकाल भी नजर आता है। तो ये शब्द ये वाक्य किसका हो गया? तो ये वाक्य हो गया आसन्न भूतकाल का वाक्य हो गया, या फिर पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य हो गया। गीता कल ही आई है, गीता कल ही आई, आई तक रहेगा तो भूतकाल, और है जुड़ते ही हो जाएगा आसन्न भूतकाल। और अब ये पूरा क्या हो गया हमारा, या तो आसन्न भूतकाल कह लो इसे, या फिर पूर्ण वर्तमान कह लो। सीता खाना बनाती है, यही हमारा होगा सामान्य वर्तमान काल का वाक्य। क्योंकि सामान्य वर्तमान काल में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो इसमें हमें क्रिया का ऐसा रूपांतरण देखने को मिल रहा है जिससे हमें यह पता चलता है कि कोई भी कार्य वर्तमान में हो रहा है, मतलब वर्तमान में हुआ है या वर्तमान में होना है वाला बात पता चलती है। साथ ही किसी व्यक्ति की कोई आदत है, दैनिक दिनचर्या है, रोजमर्रा के कोई कार्य होते हैं, जैसे कि सीता खाना बनाती है, सीता पढ़ाई करती है, सीता विद्यालय जाती है, राम बाजार जाता है, मैं खाना खाता हूँ, सीता खाना खाती है, तो ये बिल्कुल ये सारे शब्द किसमें जाएंगे, हमारे सामान्य वर्तमान काल में। मोहन बाजार गया है, ये भी हमारा आसन्न भूतकाल ही होगा, और पूर्ण वर्तमान काल ही होगा। आंसर क्या होगा हमारा, सीता खाना बनाती ही है, हमारा सामान्य वर्तमान काल होगा। अगला क्वेश्चन, सीता विद्यालय गई होगी, सीता विद्यालय जाती होगी, सीता विद्यालय गई है, सीता विद्यालय जाती है। सामान्य वर्तमान, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल। तो ये देखिए मैंने वर्तमान काल के विषय में आपको पूरी बातें तो पढ़ाई ली हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वर्तमान काल दो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कम से कम वर्तमान काल के विषय में मैंने आपको जो बताया है, उस आधार पर इस चीज को तो आप चयन करके बता ही सकते हैं क्या? ठीक है, जरा एक बार एक नजर डालिए वर्तमान काल पर, कि सामान्य वर्तमान काल में ता है, ती है, ते हैं। तात्कालिक वर्तमान काल जो अभी तत्काल में चल रहा है, मतलब कि वह मंदिर जा रहा है तो रहा है, रही है, रहे हैं। पूर्ण वर्तमान काल जहां पर एक भूतकाल के साथ साथ एक तुरंत क्रिया होने के डन होने का बोध होता है, वह पूर्ण वर्तमान काल। गया है, गई है, गए हैं, आया है, आई है, आए हैं, खाया है, खाई है, खाए हैं, ऐसे शब्द मिलेंगे इसमें। संदिग्ध वर्तमान काल, वर्तमान में ही कार्य के होने पर संदेह हो, मंदिर जाता होगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, इसके पहचान है। संभाव्य वर्तमान काल, वर्तमान में ही कार्य के होने की संभावना व्यक्त की जाती है, ता हो, ती हो, ते हो। अब इस आधार पे हम लोग अपने प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर, देखिए सभी फिर वर्तमान काल, भूतकाल समझाऊंगा, फिर भूतकाल पर विचार करना। सीता विद्यालय गई होगी, सीता विद्यालय जाती होगी, तो ता होगा, ती होगी, ते होंगे, आ गया ना। तो यहाँ पर जाती होगी आ गया, तो ये किस में होगा, और जाति के साथ होगी हो गया, मतलब कि ये संदिग्ध वर्तमान काल में जाएगा। अब देखो सीता विद्यालय जाती है, तो ये हमारा किस में चला जाएगा, सामान्य वर्तमान काल में। तो इसका हो गया 3, इसका हो गया 1। अब देखो, अब बात करते हैं किसके विषय में, भूतकाल के विषय में। एक बार समझना, तो भूतकाल वह काल होता है
जिसमें क्या है कि क्रिया के होने का बोध कब होता है जी? भूत में पूर्ण होने का, भूत में पूर्ण होने का बोध होता है क्रिया के, ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना है। अब सामान्य भूतकाल तो लिख के नहीं बता रहा हूं, सिर्फ एग्जाम्पल को लिखूंगा, थ्योरी को मुंह से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना कि जब क्रिया के बीते हुए समय में पूरे होने का बोध हो पर उसके एग्जैक्ट समय का बोध ना हो तो वह सामान्य भूतकाल होता है। जैसे कि राम विद्यालय, राम विद्यालय मैं यहां पर लिख देता हूं गया, राम विद्यालय गया, कब गया नहीं पता, तो ये हमारा क्या होगा सामान्य भूतकाल में। तो इसमें पहचान क्या होता है भाई, या, ही, ये, चुका, चुकी, चुके, तो या ये चुका चुकी चुके आपको दिखाई दे, समझ जाना भाई वहां पर कौन सा सामान्य भूतकाल। अब मैं बताया था आसन्न भूतकाल। अब जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, ये वर्तमान कंडीशन है, मैं यहाँ से चल रहा हूँ, चल के यहाँ पर आया एट द मोमेंट, अब मैं यहाँ पर खड़े होकर पीछे देख रहा हूँ, जो मैं वहां खड़ा था वो मेरे लिए भूतकाल हो गया ना। ये वर्तमान काल जो होता है उसे आप रोक नहीं सकते, वो रुकता ही नहीं है, वो चलायमान है, शाश्वत गति करता रहता है, निरंतर गति करता रहता है, लेकिन भूतकाल रुक जाता है। तो यहाँ पर देखिए, तो राम विद्यालय, ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं राम विद्यालय गया, ठीक है, कब गया ये नहीं पता, राम विद्यालय गया, ये देखो भूतकाल वाला हो गया, इतना हमारा भूतकाल हो गया। ये वो सब वाक्य है जहां राम विद्यालय गया। यहां पर जैसे ही भूतकाल कंप्लीट करता हूं और यहां पर कह देता हूं है, और ये आ गया मेरा क्या, वर्तमान काल। तो भूत प्लस वर्तमान जब साथ में दिखाई दे, राम विद्यालय गया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। तो या है, ये है, ठीक है, तो ये हमारा किस में चला जाएगा, आसन्न भूतकाल में। राम विद्यालय गया है, सीता खाना खाई है, मैंने गाना गाया है, वह घर आया है, ये सब किस में जाएंगे, आसन्न भूतकाल में। अब देखिए अपूर्ण भूतकाल, तो अपूर्ण भूतकाल मतलब कि अब जो भूतकाल है वो आपका पूर्ण नहीं हुआ है, ठीक है, जिसको भूत में पूर्ण हो जाना था लेकिन वो किसी कारणवश भूत में पूर्ण नहीं हो पाया है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपूर्ण भूतकाल। जैसे राम विद्यालय जा रहा था, अब ये यहां पर क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, तो जब ये आपको रहा था, जा रहा था, रही थी, रहे थे आपको दिखाई दे, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं दिखाई दे रहा है, वो तात्कालिक वर्तमान काल में जा रहा है। रहा था, रही थी, रहे थे दिखाई दे रहा है, तो वो अपूर्ण वर्तमान काल में जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? चलो अगला देखो, पूर्ण भूतकाल, ठीक है, सॉरी क्षमा चाहूंगा, अपूर्ण वर्तमान काल कह दिया मैंने, अपूर्ण भूतकाल में जाएगा। अब मैं कहता हूं पूर्ण भूतकाल। अब यहाँ पर भूतकाल में क्रिया पूरी तरह से पूर्ण हो गई है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि तत्काल में पूर्ण हुई है, पूर्ण हो गई है और एक लंबे समय में पूर्ण होने का बोध करा देता है वो, जैसे कि राम विद्यालय गया था, ठीक है, राम विद्यालय गया था। जहां पर आसन्न भूतकाल में आता है राम विद्यालय गया है, इसमें यह बोध होता है कि अभी अभी गया है, अभी तत्काल में ही होने का बोध हो रहा है। लेकिन राम विद्यालय गया था, अब ये पता नहीं एक लंबे समय का बोध करा देता है अपने आप ही, परंतु यहाँ पर गया था, गई थी, गए थे, ऐसे शब्द का प्रयोग होता है, तो पूर्ण भूतकाल। अब आता है संदिग्ध भूतकाल, जहां पर भूतकाल में किसी कारण बीते समय में किसी क्रिया के होने पर, होने का क्या होता है, संदेह व्यक्त किया जाता है कि वो कार्य हुआ भी होगा कि नहीं हुआ, उसको हो जाना था पर वो नहीं हो पाया किसी कारण से, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, संदिग्ध भूतकाल। जैसे कि राम विद्यालय गया होगा, तो ये हमारा किसमें चला गया, संदिग्ध भूतकाल। अब देखो, राम विद्यालय गया सामान्य भूतकाल, इसी में है जोड़ दिए आसन्न भूतकाल, इसी में गया था जोड़ दिए पूर्ण भूतकाल, इसी में गया होगा जोड़ दिए, तो वो क्या हो गया हमारा संदिग्ध भूतकाल। ट्रिक टाइप का, इसको बड़े दिमाग में याद रखना और इस पैटर्न के आधार पर जो भी प्रश्न है उसको आप बनाना। अब हेतु हेतु मत भूतकाल, तो मतलब कि जब किसी एक क्रिया का होना या ना होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है भूतकाल में, ठीक है ना, भूतकाल में किसी एक क्रिया का होना या ना होना दूसरी क्रिया पर निर्भर था, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेतु हेतु मत भूतकाल। जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं, वह आता तो, मतलब वह आता तो राम विद्यालय जाता, वह आता तो राम विद्यालय जाता, एक वाक्य पर आश्रित दूसरा वाक्य होगा, यही होगा क्या हमारा हेतु हेतु मत भूतकाल। क्लियर है कि नहीं?
तो इस पैटर्न के आधार पे ध्यान रखना, या है, ये है, ये है आएगा, आसन्न भूतकाल है। रहा था, रही थी, रहे थे आएगा। चुका था, चुकी थी, चुके थे, नहीं, रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, अपूर्ण भूतकाल आएगा। ठीक है, पूर्ण भूतकाल गया था, गई थी, गए थे आएगा। चुका था, चुकी थी, चुके थे आएगा, पूर्ण भूतकाल। गया होगा, गई होगी, गए होंगे, या होगा, ये होंगी, ये होंगे आएगा, संदिग्ध भूतकाल। ये हमको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखो बाहर बारिश होती हो में कौन सा वाक्य में कौन सा काल है? देखो बाहर बारिश होती हो, एट द मोमेंट मैं किसी को बोल रहा हूं देखो जाके बाहर बारिश होती हो, मतलब कि मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूं अभी बाहर में बारिश हो रही होगी उसकी। संदिग्ध भूतकाल, संभाव्य भविष्यकाल, संभाव्य वर्तमान काल, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा जी? संभाव्य वर्तमान काल। क्लियर है कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर अनेकार्थी से कुछ प्रश्न हैं। इस प्रकार के भी प्रश्न एग्जामिनेशन में बन सकते हैं। आकार में बड़े दिखते हैं लेकिन बढ़िया रहते हैं। सारंग शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में सूर्य, हाथी, भौरा और घोड़े के लिए किया जाता है। देखिए ऐसा प्रश्न लिया है मैंने जो बार बार आपके रिपीट होने की संभावना, एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना है ना, तो बढ़िया ध्यान देना इसको आप लोग। सारंग शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में सूर्य, हाथी, भौरा और घोड़े के लिए होता है, कथन हमारा सत्य है जी। अंशु शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में मरीचि, मयूक, मयूक नहीं होगा, मयूख होगा, मयूख है ना, मयूख, हिरण और रश्मि के लिए किया जाता है। भाई ये कथन सत्य है। देखिए मरीचि शब्द आए तो कहना है अंशु है, प्रकाश है, किरण है, रोशनी है। लेकिन यहीं पर मारीची शब्द आ जाए तो उसका अर्थ होता है सूर्य, याद रखना। ठीक है, अगला है कुंजर शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में वानर, सांप और पीपल के लिए किया जाता है। देखो कुंजर शब्द का प्रयोग पीपल के लिए तो किया जाता है परंतु वानर और सांप के लिए नहीं किया जाता, ये कथन हमारा असत्य होगा। वहीं पर यदि कुंजर शब्द में हाथी होता तो हाथी के लिए कुंजर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है अली शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में भौरा, कोयल, कुत्ता और बिच्छू के लिए किया जाता है। अभी ये हाल ही में किसी एग्जामिनेशन में व्यापम के प्रश्न आया हुआ था जी। ठीक है, और ये मैंने प्रश्न पेपर पहले ही बना दिया था, उसमें उसमें का ये क्वेश्चन एकदम डिक्टो फंस गया है आपका, है ना। तो अली शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में भौरा, कोयल, कुत्ता और बिच्छू के लिए था, कथन सही है, मतलब कि पहला, दूसरा और चौथा सही है। ठीक है, तो सही कथन का चयन करना है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही, यहाँ पर तीसरा हो गया है, ऑप्शन थोड़ा सा सुधारेंगे, है ना। तो हमारा पहला, दूसरा और चौथा सही है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हमारा आंसर में आ जाएगा जी, सी हमारा आंसर में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से देशज शब्द का चयन कीजिए। इसके जस्ट पहले मैंने आपके लिए जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने देशज के पूरे ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाया है। तो जो भी देशज का ट्रिक देखना चाहते हैं उस वीडियो में जाकर के आप लोग क्या कर सकते हो जी, देख सकते हो। ठीक है, चलिए इसमें से देशज शब्द कौन सा है भाई? खीर देशज है, म्याऊ देशज है, चारपाई देशज है। वहीं पर अंगूर जो है फारसी का शब्द है, टमाटर जो है मेक्सिको का शब्द है, रिक्शा जो है वो जापानी शब्द है। ये हमारा जापानी शब्द है। अंगूर जो है वो हमारा फारसी शब्द है। टमाटर जो है ये मैक्सिको का शब्द है। बाकी खीर, चारपाई और म्याऊ जो है ये तीनों के तीनों हमारे देशज शब्द हैं। तो कौन सा देशज शब्द का चयन करें आ गया है? तो एक है, दो है और तीन है। एक, दो और तीन, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। अगला, आप किताब खरीद कर जल्दी लाते तो हम अच्छे से अपना विषय पढ़ पाते। इस वाक्य में कौन सा काल है? देखिए आज के प्रश्न पत्र में आपको काल के प्रश्न बहुत देखने को मिल रहे हैं ना। आप किताब खरीद कर जल्दी लाते हैं तो हम अच्छे से अपना काम, अपना विषय पढ़ पाते। सामान्य भविष्यकाल, हेतु हेतु मत भूतकाल, हेतु हेतु मत भविष्यकाल और संदिग्ध भूतकाल। देखिए सामान्य भविष्यकाल में जब हमारा क्या होता है कि कोई भी क्रिया के भविष्य में होने के कारण हो, जाएगा, जाएगी, जाएगा, जाएगी, जाएंगे, ऐसा हम विद्यालय जाएंगे, मैं विद्यालय जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, ये सामान्य भविष्यकाल होता है। वहीं पर संभाव्य भी एक भविष्य काल का प्रकार होता है जिसमें संभावना व्यक्त की जाती है कि शायद कल वर्षा होगी, शायद राम कल आएगा। ठीक है, इस शायद शब्द का प्रयोग मैं अपने लिए नहीं कर सकता, मतलब कि ऐसा नहीं कर सकता
कि शायद जैसे कि मैं यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना संभाव्य भूतकाल है ना, जैसे कि संदिग्ध भूतकाल है, जैसे कि संदिग्ध भूतकाल को मैं लेता हूँ, तो उसमें ये कह सकते हैं कि वह विद्यालय गया होगा, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता मैं विद्यालय गया होऊंगा। भाई आप गए हो तो आपको कैसे नहीं पता होगा। तो याद रखना वहां पर कि मैं, मतलब मैं, हम ऐसे शब्दों का प्रयोग जो होता है, मतलब ऐसे सर्वनाम का प्रयोग, मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग संदिग्ध भूतकाल वाले और संदिग्ध वर्तमान काल वाले वाक्यों में नहीं हो सकता। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि राम विद्यालय जाता होगा, ठीक है ये, पर मैं कहूंगा कि मैं विद्यालय जाता होऊंगा, तो अपने विषय में क्या संदिग्धता की बात है ना, वो किसी अन्य के विषय में हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्या है, हेतु हेतु मत भूतकाल, हेतु हेतु मत भविष्यकाल, तो इसमें आंसर क्या होगा, हेतु हेतु मत भूतकाल। मैंने बताया है आपको कि जब एक क्रिया का होना या ना होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है और वो भूतकाल की बात हो, तो वो हमारा किस में आएगा, हेतु हेतु मत भूतकाल। अगर यही भविष्यकाल की बात होती तो हेतु हेतु मत भविष्यकाल हो जाता। जैसे कि आप किताब खरीद कर जल्दी लाएंगे तो हम अच्छे से अपना विषय पढ़ पाएंगे, तो हेतु हेतु मत भविष्यकाल। पर यहाँ पर कहा गया है कि आप किताब खरीद कर जल्दी लाते तो हम अच्छे से अपना विषय पढ़ पाते, तो ये किस में जाएगा, हेतु हेतु मत भूतकाल में। क्लियर है कि नहीं जी? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 में 4 मुहावरे हम सूची 2 में उनके अर्थ दिए गए हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर को चुनिए। इधर ऑप्शन दिए हुए, इधर विकल्प है इसके। तो नाक कटाना, नाक रख लेना, नाक में दम आना, नाक का बाल होना, बहुत परेशान होना, घनिष्ठ मित्र होना, बेइज्जती होना, प्रतिष्ठा को रक्षा करना। तो नाक कटाना का अर्थ क्या निकलेगा जी? तो नाक कटाना का मतलब होगा बेइज्जती होना, एक का निकल गया क्या हमारा, 3। नाक रख लेना मतलब प्रतिष्ठा की रक्षा कर लेना, बी का हो गया 4, ठीक है। नाक में दम करना, नाक में दम आना, बहुत परेशान होना, बहुत परेशान करना, ये आ गया, सी का 1 आ गया। नाक का बाल होना मतलब कि होना क्या, घनिष्ठ मित्र होना, करीबी मित्र होना, ये हो गया हमारा 2। मतलब कि देखो 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर 1 ये हो गया हमारा आंसर, 3 4 1 2। आसान प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, कागज काला करना, कुछ मुहावरों से प्रश्न आ गए हमारे पास। कागज काला करना मुहावरे का अर्थ है काली स्याही से लिखना, काला रंग लगाना, बिना मतलब कुछ लिखना, उपयुक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, बिना मतलब कुछ भी लिखना। निम्नलिखित उदाहरणों में से मुहावरों को पहचान कर बताइए कि भाई इनमें से कौन से मुहावरे हैं और कौन से हमारे क्या हैं जी, लोकोक्ति हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलना, आटे दाल का भाव मालूम होना, जैसा राजा वैसी प्रजा, का वर्षा जब कृषि सुखाने। तो गिरगिट की तरह रंग बदलना, ये देखिए बहुधा ना शब्द का प्रयोग होता है मुहावरे में, क्योंकि अंत में यहाँ भी ना आ रहा है, अंत में यहाँ भी ना आ रहा है, ये दोनों हमारे किस में जा रहे हैं, मुहावरे में, ठीक है। तो गिरगिट की तरह रंग बदलने का मतलब क्या होता है जी, अपने स्वभाव में क्या करना, समय अनुसार परिवर्तन लाते रहना ही हमारा क्या कहलाता है, गिरगिट की तरह रंग बदलना। आटे दाल का भाव मालूम होना का मतलब क्या होता है, परिश्रम करने के बाद हमें ये पता चलना कि वह कार्य कितना कठिन है, वो होता है आटे दाल का, ठीक है। जैसी राजा वैसी प्रजा, ये हमारी लोकोक्ति है, कहावत है। का वर्षा जब कृषि सुखानी, मतलब कि अब बाद में वर्षा होने का क्या फायदा जब हमारी कृषि सूख गई है, मतलब कि बाद में कुछ इच्छित वस्तु मिल जाए उसका कोई अर्थ नहीं जब वो काम के समय में हमें ना मिले, तो ये इसका अर्थ होता है। तो यहाँ पर हमारा जे और के जो है ये दोनों के दोनों क्या है, मुहावरे हैं, और एल और एम जो है ये दोनों के दोनों हमारी क्या है, लोकोक्तियां हैं, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, झगड़े की जड़ को समाप्त कर देने की बात को व्यक्त करने वाली कहावत कौन सी है। विष की गांठ खोद फेंकना, वह ठूंठ काट देना जिस पर उल्लू बैठा हो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, न 3 बुलाओ न 13 आए। तो यहां पर हो जाएगा हमारा उत्तर क्या भाई, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, झगड़े की जड़ को समाप्त कर देने वाली बात के लिए हमारे सही वो है, क्या है अपना, कहावत है, लोकोक्ति है। कंठ शब्द में बना अनुस्वार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है। देखिए ये भी एक नए प्रकार का प्रश्न है, आपको देखने को मिल रहा है कि कंठ में जो ये अनुस्वार है ये कौन सा वर्ण है। पिछली वीडियो में मैंने आपको पंचमाक्षर का नियम बताया था। तो यहाँ पर देखिए मैंने कहा है कि कभी भी कोई शब्द आपको दिखाई दे, जैसे यहाँ दिख रहा है कंठ,
आपको दिख रहा है अंग, आपको दिख रहा है अंत। अब देखो इसमें विचार करो, कभी भी अनुस्वार दिखाई दे उसके बाद का वर्ण देखना कौन से वर्ग का है। जैसे कि ये ट वर्ग का है, ये ठ जो है ये ट वर्ग का है, तो इसका पंचमाक्षर क्या होगा, अणा होगा। ये ग जो है ये क वर्ग का है, ग वाले वर्ग का पंचमाक्षर क्या होगा, अंगा होगा। अंत जो त है ये त वर्ग का है, इसका पंचमाक्षर क्या होगा, न होगा। तो ये अनुस्वार के बाद जो भी वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग के व्यंजन, उसी वर्ग के व्यंजन के पंचमाक्षर में अनुस्वार जो है परिवर्तित हो जाता है। तो ये कंठ जो होगा ये क आधा अणा और ठ में होगा, ये अंग जो होगा अ आधा अंगा और ग में होगा, और ये अंत जो है वो अ आधा न और त में होगा। इस तरीके से ये परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा है कि कंठ शब्द में बना अनुस्वार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है, अम, इया, न और ण। आंसर हो जाएगा ण। समझ में आया इस आधार पर प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है। प्रश्न यही पूछना चाह रहा है कि इस अनुस्वार को आप इनमें से किस रूप में परिवर्तित करोगे, अण के रूप में परिवर्तित होगा। ठीक है। और ये जो अंत था वो न वाला था परिवर्तन। अभी जैसे ये इया का परिवर्तन कैसे होगा, मैं कहता हूं पंच। तो देखो पंच अनुस्वार है, इसके बाद च आता है, च वर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है, इया। तो इया का प्रयोग होगा अनुस्वार की जगह में प आधा इया और च, और ये भी कहलाएगा क्या, हमारा पंच ही कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। असत्य कथन का चयन करिए। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। ह्रस्व स्वर द्विमात्रिक नहीं होते हैं। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर मूल स्वर से अलग होते हैं। कथन पर विचार करते हैं। पहला कथन है ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। अ, लघु ई, लघु उ और री, ये चारों के चारों ह्रस्व स्वर है, इनकी संख्या 4 है। कथन सत्य है। ह्रस्व स्वर द्विमात्रिक नहीं होते। हाँ, ह्रस्व स्वर जो होते हैं, लघु स्वर जो होते हैं वो एक मात्रिक होते हैं, द्विमात्रिक नहीं होते। कथन भी हो गया हमारा सही। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं। बिल्कुल, इस अ, ई और उ और री को लघु अ, लघु ई, लघु री भी कहते हैं। कथन हमारा सत्य है। ह्रस्व स्वर मूल स्वर से अलग होते हैं। तो यही है हमारे ह्रस्व स्वर, और इन्हें ही हम कहते हैं कौन से स्वर, मूल स्वर। तो ह्रस्व स्वर मूल स्वर से अलग होते हैं क्या, नहीं होते हैं। ये कथन हमारा गलत हो गया। तो असत्य कथन का चयन करें तो केवल एस जो है वो असत्य है, बाकी सब हमारे सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, उपसर्ग के विषय में असत्य कथन का चयन करें। उपसर्ग से निर्मित शब्द से उपसर्ग अलग करने पर एक सार्थक पद प्राप्त होता है। ठीक है। दूसरा है उपसर्ग किसी शब्द में जुड़कर अपने वास्तविक अर्थ को प्रायः खो देते हैं। उपसर्ग शब्द में हिंदी के उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग प्रायः अव्यय पद होते हैं। अब देखिए, पहली बात मैं यहां पर लिखता हूं पराक्रम। ठीक है, मैं लिखता हूं परिक्रमा, मैं लिखता हूं उपवन। तो पहला पॉइंट देखते हैं, उपसर्ग में, उपसर्ग से निर्मित शब्द में से उपसर्ग अलग करने पर एक सार्थक शब्द प्राप्त होता है। यहां पर से मैं उपसर्ग को अलग कर देता हूं तो क्या मुझे एक सार्थक पद प्राप्त हुआ, तो बिल्कुल यहां पर मुझे सार्थक पद प्राप्त हो रहे हैं। हुआ। दूसरा, उपसर्ग में किसी शब्द से जुड़ने पर वो अपने वास्तविक अर्थ को प्रायः खो देता है। ये पराक्रम में परा का जो अर्थ है वो पराक्रम में जुड़ने के बाद जब शब्द पराक्रम बना तो पराक्रम बनते ही परा ने अपना अर्थ को सामान्यतया खो दिया, बिल्कुल खो देते हैं। तो कथन ए दोनों ही हमारे, पहला कथन जो है वो भी सत्य है, दूसरा कथन है वो भी सत्य है। उपसर्ग में हिंदी के उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है जी। एक शब्द है उप और दूसरा शब्द है सर्ग। उप का अर्थ होता है भाई समीप, समीप। अब सर्ग का अर्थ होता है भाई सृजन करना, सृष्टि। तो यहाँ पर एक मूल अर्थ शब्द तो निकल गया हमारा। और ये उप जो है वो हिंदी का उपसर्ग नहीं है, ये उपसर्ग है हमारा संस्कृत का। तो भाई उपसर्ग में, उपसर्ग शब्द में हिंदी के उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कथन हो जाता है क्या हमारा गलत।
हिंदी का प्रयोग नहीं, हिंदी के उपसर्ग का नहीं प्रयोग हुआ है, इसमें संस्कृत के उपसर्ग का प्रयोग है। उपसर्ग प्रायः अव्यय पद होते हैं, कथन सही है। यहाँ पर ये परा, ये परी, ये उप, ये आ, ये अव, जितने भी उपसर्ग आते हैं सब क्या पद होते हैं? अव्यय पद होते हैं। तो असत्य कथन का चयन करना है अपने को यहाँ पर। तो देखिएगा कौन कौन सा असत्य है। उपसर्ग शब्द में हिंदी का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तीसरा असत्य। ऑप्शन कुछ गड़बड़ हो गया है जी इसका। केवल 1 व 3 सत्य हैं। हाँ, 1 व 3 सत्य हैं, ठीक है। 1, 2 और 4 सत्य हैं, इस आधार पे असत्य कथन नहीं, इस आधार पे बनाते हैं। 1, 2 और 4 सत्य हैं, आंसर क्या आ जाएगा हमारा? बी आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये कथन के आधार पर शब्दों का चयन करना है। तो हमने देख लिया, हमारा मूल उद्देश्य पूरा हो गया कि हम जो समझना चाहते थे वो हमने देख लिया। यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रेन रायपुर से बिलासपुर के लिए निकली है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो ध्यान दीजिएगा, फिर से हमारा वो काल वाला नियम याद रखिए। ट्रेन रायपुर से बिलासपुर के लिए निकली, इतना को अगर मैं कह रहा हूं तो कौन सा काल आ रहा है जी? निकली। अब कब निकली ये नहीं पता, मतलब कि यहां तक का वाक्य मेरा किसमें चला गया? ये भूतकाल का वाक्य है, और वो भी कौन से भूतकाल का? सामान्य भूतकाल का, इतना तक। और उसके बाद जैसे ही मैंने ये है जोड़ दिया, तो भूतकाल के साथ मैंने क्या जोड़ दिया? वर्तमान काल जोड़ दिया। और भूतकाल के साथ वर्तमान काल जुड़ता है तो मैं क्या बताया था कौन सा काल होगा जी? आसन्न भूतकाल। और आसन्न भूतकाल कह सकते हैं, या फिर इसे आप कह सकते हो क्या? पूर्ण वर्तमान काल। ये आसन्न भूतकाल भी कहलाएगा, पूर्ण वर्तमान काल भी कहलाएगा। मतलब कि आंसर हो जाएगा बी भी है सही, सी भी है सही, आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। क्लियर है कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। निम्नांकित में से सही को चुनिए। मुहावरे एक पूर्ण वाक्य के रूप में होते हैं जिनका स्वतंत्र अर्थ होता है, कथन असत्य है। मुहावरे पूर्ण वाक्य रूप में नहीं होते हैं, मुहावरे वाक्यांश होते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दूसरा क्वेश्चन जो हमारा हुआ था उसमें हमने दो तीन क्वेश्चन के बाद हमने डील किया था। मुहावरे का अन्य भाषा में शाब्दिक अनुवाद किया जा सकता है, और शाब्दिक अनुवाद में उसका अर्थ यथावत रहता है। बताइए ये कथन सही होगा कि गलत होगा? ये भी कथन हमारा असत्य होगा। लोकोक्ति स्वतंत्र रूप से अर्थवान तथा पूर्ण वाक्य के रूप में होता है। हाँ बिल्कुल, ये कथन सत्य है। लोकोक्ति का अन्य भाषा में शब्दशः अनुवाद किया जा सकता है। भाई शब्दशः अनुवाद उसका जैसा वो भाव रखता है वैसा नहीं किया जा सकता, करेंगे तो अटपटा सा फील होता है। तो लोकोक्ति एक स्वतंत्र रूप से अर्थवान तथा पूर्ण वाक्य के रूप में होता है। यही कथन जो है वो हमारा सही होगा, सी हमारा जो आंसर है वो सही होगा जी। ठीक है। सीधे का मुंह कुत्ता चाटे। लोकोक्ति का अर्थ है पुण्य कार्य करना, सज्जन को भड़काना। सदैव सज्जन बनना अच्छा नहीं है। यज्ञ के अंत में कुत्ते को खिलाना, तो सदैव सज्जन बनना अच्छा नहीं है। सीधे का मुंह कुत्ता चाटे, कहने का मतलब जो सज्जन व्यक्ति होता है उसको सब लोग क्या करते हैं भाई? परेशान करने लगते हैं ना। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, पदबंध किसे कहते हैं? जब एक से अधिक पद पद एक में बंधे हों। दूसरा, कर्म एवं कर्ता का प्रयोग को, संज्ञा और विशेषण के प्रयोग को, इनमें से कोई नहीं। पदबंध मैं बता चुका हूं जी आपको पिछली वीडियोस में। तो पदबंध किसे कहते हैं? तो ये जो होते हैं पदों के समूह होते हैं। पहला बात, पदों के समूह को पदबंध कहते हैं। तो पदों का ऐसा समूह जो एक पूर्ण वाक्य ना हो के एक वाक्यांश हो, जो क्रिया रहित होता है तथा वाक्य के पूर्ण अर्थ का बोध नहीं कराता है। एग्जाम्पल के तौर पे लिखता हूं, अयोध्या के राजा रामचंद्र अच्छे
राजा हैं। अब इसमें से मैं अयोध्या के राजा रामचंद्र को चिन्हांकित करता हूं, रेखांकित करता हूं, और ये है जो हमारा वो क्या कहलाएगा, पदबंध। ठीक है, जो कि पदों का समूह है और किसी भी वाक्य का अंश है और वाक्य के पूरे अर्थ का बोध नहीं करा रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं पदबंध। और पदबंधों के मेल से फिर बनता है एक पूर्ण वाक्य, हमारा बन के तैयार होता है। क्लियर है कि नहीं जी? ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमने क्या देखा कि पदबंध किसे कहते हैं, ये हमने देखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य को चुनिए। कल उस बुढ़िया का प्राण निकल गया, कल उस बुढ़िया की प्राण निकल गई, कल उस बुढ़िया की प्राण निकल गए, कल उस बुढ़िया के प्राण निकल गए। आसान है, ये डी आएगा हमारा, कल उस बुढ़िया के प्राण निकल गए। ठीक है, क्यों? बुढ़िया के प्राण, बहुत सारी बुढ़िया थी क्या? क्योंकि उसके बहुत सारे प्राण थे, जो निकल गए लिखा हुआ है। तो प्राण शब्द का प्रयोग देखिए बहुवचन के रूप में होता है, इसलिए यहाँ पर निकल गए किया गया है। आंसर होगा हमारा डी। पुंडरिक शब्द का पर्यायवाची है पुरंदर, परमेश्वर, नलिन और पीयूष। तो याद रखिएगा, पुंडरिक शब्द का अर्थ ऐसे सामान्य रूप से हम देखते हैं पुंडरिक, तो पुंडरिक कहते हैं हम लोग किसको, कमल को। ठीक है, और कमल शब्द का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है नलिन, तो यही हमारा आंसर होगा नलिन। वहीं पर बात करते हैं पुरंदर, तो पुरंदर कहते हैं इंद्र को। पीयूष लिखा हुआ, पीयूष कहते हैं भाई अमृत को, अमृत को परमेश्वर, ईश्वर, परमात्मा को कहा जाता है। यहीं पर देखिए पुंडरिक धन अक्ष अगर हम लोग जोड़ते हैं तो बनता है पुंडरीकाक्ष। और पुंडरीकाक्ष किसे कहते हैं भाई, पुंडरीकाक्ष किसे कहते हैं, विष्णु जी का पर्यायवाची है पुंडरीकाक्ष। वहीं पर कमल लिखा हुआ है, कमल धन नयन, तो कमल नयन इक्वल्स टू पुंडरीकाक्ष, बिल्कुल सही है। साथ ही साथ कहते हैं राजीव, कहते हैं कमल को राजीव, कमल को कहते हैं, और राजीव धन लोचन, राजीव लोचन। तो राजीव लोचन, कमल नयन और पुंडरीकाक्ष, ये तीनों के तीनों विष्णु जी के पर्यायवाची हैं और एक ही शब्द के अलग अलग पर्याय हमारे बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सविता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भास्कर, पतंग, मारतंड, उपरोक्त सभी। तो सविता का पर्यायवाची यहाँ पर होगा क्या भाई, भास्कर। सूर्य को कहा जाता है, ठीक है, पतंग भी कहा जाता है सूर्य को, और साथ ही साथ मारतंड भी कहा जाता है सूर्य को। मतलब कि उपरोक्त सभी हो जाएगा सविता का पर्यायवाची। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना होगा। इनमें से कौन से पद रूढ़ और यौगिक शब्द के जोड़े हैं? रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द पहले ही आपको बता चुका हूं, किसी भी भाषा के वे मूल शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते और वो मूल रूप से बने हुए होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं रूढ़ शब्द। और यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनते हैं, और मेल से बनने के बाद वो अपना शाब्दिक अर्थ को भी रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर जल, जल एक रूढ़ शब्द है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पद जो है रूढ़ और यौगिक शब्द के जोड़े हैं। ठीक है, विचार करिएगा और पॉज करके आंसर करिएगा। ठीक है, जल और जलधारा, तो जल एक रूढ़ शब्द है और जलधारा, जल की धारा, बिल्कुल ये रूढ़ और यौगिक का मेल है। यहाँ पर कमल एक रूढ़ शब्द है, ये भी सही है, और जन्मभूमि ये एक यौगिक शब्द है, दूसरा भी सही है। कलम, कलम एक रूढ़ शब्द है, सही है। और नीरद, नीर धन द, नीर देने वाला, और ये हो गया हमारा क्या, यौगिक नहीं है, ये है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द की परिभाषा क्या होती है? ऐसे पद जो दो पदों के मेल से तो बनते हैं परंतु वो अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर किसी अन्य रूढ़ की विशेषता बताते हैं। जैसे कि ये नीरद विशेषता बता रहे हैं किसके, बादल की विशेषता, नीर को देने वाला, जलद, नीरद, वारिद। ठीक है, ये हमारा कौन हो गया, बादल। तो ये रूढ़ शब्द है, ये ठीक है, लेकिन ये यौगिक ना होके योग रूढ़ शब्द है। तो ये कथन हो गया हमारा तीसरा जो है असत्य गया। हल और हलवाई, हल का मतलब क्या हो गया भाई हमारा, हल क्या हो गया, हल जो शब्द है ये यौगिक, ये रूढ़ शब्द है, सही है। पर हलवाई जो है ये हमारा रूढ़ शब्द नहीं है, यौगिक, ये हमारा योग रूढ़ शब्द है। हलवाई में आई प्रत्यय जुड़ गया है, ठीक है, और ये हमारा क्या बता रहा है, खाना बनाने वाले का बोध करा रहा है।
तो ये भी हमारा कथन। तो 1 और 2 हमारा आंसर है। कौन से पद ऋण और यौगिक में आते हैं? तो केवल 1 व 2 आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो ये हमको ध्यान में रखना है। चलिए 29वां का तीसरा प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन से स्वर जो हैं वो सजातीय मेल से बने स्वर हैं? आ, ई, उ, ए और ओ। कौन से सजातीय मेल से बने स्वर हैं? देखिए आ का मेल किससे होगा? और से होगा, तब आ बनेगा। दीर्घ ई का मेल बनेगा ई और ई से होगा। उ का मेल होगा लघु उ और लघु उ से होगा। ए का मेल होगा अ और ई से होगा। और ओ का मेल जो होगा वो अ और उ से होगा। ओ। अ और उ से मेल होगा। देखो अ और अ सजाती हैं, आंसर ए। ई और ई सजाती हैं, दूसरा। उ और उ सजाती हैं, तीसरा। और अ और ई सजाती नहीं है। अ और उ सजाती नहीं है। तो उत्तर क्या हो गया? अ, ई और उ, मतलब 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। ठीक है। चलिए, तो ये जो थे हमारे प्रश्न। आज की क्लास में मैं इतने ही क्वेश्चन रखता हूँ। आगे की चर्चा हमारी अगली वीडियो में हम करेंगे। ये मेरा पार्ट 5 आएगा आपके लिए। इसके बाद पार्ट 6 भी मेरा आएगा, जिसमें आप लोगों हम आगे के प्रश्नों पर हम इस पे चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि ये वीडियोस जो मैं ले रहा हूं आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होंगी। और आपसे मैं चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और कंटिन्यू मेरे साथ बने रहें। आपका जो हिंदी में किसी भी प्रकार के प्रश्न आएंगे, आप लगाने में एकदम आपको आसान होगा। जिस प्रकार से प्रश्न मैंने आपके कंप्यूटर के लिए, मैंने आपको कंप्यूटर को आसान बनाया था, मैं चाहता हूं कि हिंदी को भी आपके लिए क्या करूं, बहुत ही आसान रूप से मैं आपको समझा सकूं, आसान आपके लिए बना सकूं। ठीक है। तो इसके जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ पर मिलेंगे? हमारे एप्लीकेशन के अंदर में जो फोल्डर्स हैं। ठीक है। क्या फोल्डर? यूट्यूब पीडीएफ करके आपको फोल्डर होगा। उस फोल्डर के अंदर में आपको ये वीडियो जो है, सॉरी क्षमा चाहूँगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं? चलिए, अभी प्रश्न की चर्चा मैं यहीं तक रखता हूँ। इसके बाद हमारी फिर से मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।